हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और आज का टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। किसी सबस्टांस का सॉल्युबिलिटी किसी दिए गए सॉल्वेंट में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सबस्टांस का मैक्सिमम अमाउंट जो कि उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. ओके एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के स्पेसिफाइड अमाउंट में किसी सबस्टांस का जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अब आप जानते हैं किसी एक सबस्टांस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो फॉर्म होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं मेनली, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट में जो सबस्टांस होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और बाकी के सभी सबस्टांसेस को सॉल्यूट बोलते हैं। क्लास 12 में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे और इस कारण से बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सिर्फ एक ही सबस्टांस होगा। किसी सबस्टांस का यूँ कहें सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट के नेचर, सॉल्वेंट के नेचर और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीन फैक्टर्स पर जो है किसी सबस्टांस का एक दिए गए सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड करता है। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड की बात हम लोग नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड ये टॉपिक जो है डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्यों? देखिए, ऐसा हो सकता है कि दो लिक्विड्स जो है मिक्सिबल हो, यानी एक दूसरे में घुल सकते हो, डिसॉल्व हो सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों इमिक्सिबल हो, यानी डिसॉल्व नहीं हो सकते हो। जैसे कि अल्कोहल और वाटर, ये दोनों मिक्सिबल हैं और दूसरी ओर ऑयल एंड वाटर, ये दोनों इमिक्सिबल हैं। तो यदि मिक्सिबल लिक्विड्स हैं तो किसी भी रेशियो में ये लिक्विड्स जो है एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं, और यदि इमिक्सिबल लिक्विड्स हैं तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इस कारण से जो है लिक्विड इन अ लिक्विड के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। सबसे पहले कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है। सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। वही नेफ्थलीन जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। दूसरी ओर सोडियम क्लोराइड को यदि हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें तो सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन बेंजीन में नेफ्थलीन जो है डिसॉल्व हो जाया करता है। सोडियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है और नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल है। तो ये पाया गया है
कि पोलर सॉल्यूट्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड्स है, इसमें सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, इन पे चार्ज सेपरेशन होता है, Na+ आयन और Cl- आयन। तो ये क्या है? पोलर सॉल्यूट है। वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल की, तो ये भी पोलर है। ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज बियर करता है और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, राइट। तो वाटर जो है वो एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है और हम लोग देख रहे हैं कि NaCl जो है वाटर सोल्यूबल है। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर। बेंजीन भी नॉन पोलर है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन में सोल्यूबल है, इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो सोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्या समझ में आया इससे? ए सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन द टू। यदि पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, क्योंकि पोलर सॉल्यूट में भी इंटर आयोनिक इंटरेक्शन होता है। पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टाइप का है। और वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं, ये भी किस तरह का है? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, राइट। H2O मॉलिक्यूल्स में के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ भी जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच वो किस तरह का है? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का, चार्जेस के कारण है। और सोडियम क्लोराइड में भी ऐसी ही बात है, ये भी पोलर है, उसमें भी इंटरेक्शन जो है आयन आयन के बीच कैसा है? सोडियम क्लोराइड में तो पार्टिकल्स आयन्स ही है ना, तो उसमें पार्टिकल पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन कैसा है? चार्जेस के कारण है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक कहा जा सकता है, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट कहा जा सकता है। दूसरी ओर आप देखिए नेफ्थलीन नेफ्थलीन जो है बेंजीन में सॉल्यूबल है। कहाँ गया बेंजीन? ये रहा। बेंजीन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नेफ्थलीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्यूट है। तो इन दोनों इनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो वान डेर वाल्स फोर्स है, राइट। नेफ्थलीन के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो वान डेर वाल्स फोर्स के कारण है, और बेंजीन में भी मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो वान डेर वाल्स फोर्स के कारण है, राइट। तो नेफ्थलीन बेंजीन सोल्यूबल है, इससे क्या पता चलता है? दोनों में एक ही तरह का जो है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, कहा जा सकता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर सॉल्युबिलिटी किस तरह से डिपेंड करता है ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। वो टर्म्स हैं डिसॉल्यूशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इन टर्म्स के हेल्प से जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी का एक क्वांटिटेटिव डिफिनीशन जो है डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब भी एक सॉल्यूट को, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक सॉलिड सॉल्यूट से, राइट। तो जब भी एक सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो आप क्या पाएंगे? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा, ये सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जा रहा है, राइट।
तो सॉल्यूशन फेज में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। ओके, सॉल्यूशन फेज में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जा रहा है, जिस कारण से सॉल्यूशन फेज में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। ओके, इसके साथ एक और प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चलता रहता है। क्या? सॉल्यूशन फेज में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुके हैं उनके पार्टिकल्स आयंस से टकरा करके सेपरेट होते जाते हैं, या किसी दूसरे सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल से टकरा करके सेपरेट होते जाते हैं, सॉल्यूशन से अलग होते जाते हैं, यानी वापस से वो सॉलिड फेज में आने लगते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पहला प्रोसेस क्या था? ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने का मतलब आप क्या समझते हैं? सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच फ्री स्पेस है, और उन फ्री स्पेस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं अपना जगह बना रहे हैं, राइट। फिर दूसरी ओर एक और प्रोसेस चलता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स हो चुके हैं वो पार्टिकल्स जो है दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स से टकराने की वजह से, सपोज कोई सॉल्यूट पार्टिकल आता है और पहले से जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है उससे आकर के टकरा जाता है, तो उनमें से कोई एक सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन फेज से बाहर आ जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन। तो शुरुआत में डिसोल्यूशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। शुरुआत में डिसोल्यूशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है, यानी सॉल्यूट का सॉल्यूशन फेज में जाने का रेट जो है वो ज़्यादा होता है, और क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो कम होता है। धीरे 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 जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता जाता है, ओके, जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता जाता है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये रेट स्लो होता जाता है। और जैसे जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। तो एक तरफ डिसोल्यूशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ डिसोल्यूशन का रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और दूसरी तरफ क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एक फेज आएगा, एक स्टेट आएगा जब डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाता है। अब जरा सोचिए क्या होगा। इन अ गिवन टाइम इंटरवल जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं सॉल्वेंट में, यानी डिसॉल्व हो रहे हैं, उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से वापस सॉलिड फेज में आ रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट इक्वल हो गया। तब अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं करेगा, राइट। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपना इंट्यूशन डेवलप कीजिए, खुद से जरा इमेजिन कीजिए। एक ग्लास पानी है, इमेजिन करना है आपको, उसमें जो है चीनी डाल करके छोड़ दिया गया। आपको चम्मच से हिलाना नहीं है उसे, बस चीनी डाल करके छोड़ दिया गया। क्या देखते हैं आप? धीरे धीरे चीनी जो है गायब हो जाता है, धीरे धीरे चीनी गायब होने लगता है। तो शुरुआत में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम रहा होगा, और जैसे जैसे चीनी उसमें मिक्स होता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा था, राइट। अब जब ये इक्विलिब्रियम फेज में आ जाएगा तब क्या होगा? जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब डिसोल्यूशन प्रोसेस और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। और यदि दोनों का रेट इक्वल हो गया तो अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि
जितने पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल्स वापस सॉलिड फेज में भी आ जा रहे हैं। तो ना तो एक्स्ट्रा सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं और ना ही सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्स्ट्रा सॉलिड में आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं। तो अब कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम फेज में जो है ये पहुँच चुका है। ओके, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब यदि हम लोग लेफ्ट साइड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, यानी और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड करें, राइट। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी फिर से डिसोल्यूशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और रिक्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और धीरे 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 फिर से क्या हुआ, कंसंट्रेशन इधर आपने इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो गया यानी डिसोल्यूशन का रेट बढ़ गया और क्रिस्टलाइजेशन का रेट घट गया। ओके, अब आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और डिसोल्यूशन का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। धीरे धीरे आप पाएंगे क्या, आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप पाएंगे कि डिसोल्यूशन का रेट जो है वो फाइनली डिक्रीज करने लगता है। आप कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो भी डिसोल्यूशन का रेट जो है वो डिक्रीज करने लगेगा और एक फेज आएगा जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों पूरी तरीके से एक दिए गए टेम्परेचर और एक दिए गए प्रेशर पर, यदि यहाँ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो प्रेशर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिए गए टेम्परेचर पर आप यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ये एक फेज आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्वल हो जाएगा और अब इस फेज में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो जब ये सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले फेज में पहुंच जाता है, जबकि डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाता है, तब कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो इक्वल हो चुका है, इसलिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो जाएगा एक खास टेम्परेचर पर। प्रेशर यहाँ पे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। हाँ, यदि हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है, सिमिलर प्रोसेस। यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो गैस हो जाएगा और गैस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए सॉल्वेंट के ऊपर गैस का जो प्रेशर होता है उसे इंक्रीज करते हैं। ओके, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यदि हम लोग गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर को इन्वॉल्व करना होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इन्वॉल्व करना होगा। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं, डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट, ये दोनों रेट जो है इक्वल हो जाते हैं। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है उस पर सॉल्यूशन पहुँच चुका है, उस स्टेट में पहुँच चुका है और अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो चुका है एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर में। ओके, अब ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, क्लियर है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो सॉल्यूशन है उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। और वैसा सॉल्यूशन जो है वो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करता है। ओके, अब यदि हम सॉल्युबिलिटी के मेज़रमेंट के लिए हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आधार बनाएं,
सपोज हम लोग सॉल्युबिलिटी को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कब, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो तब, राइट। तो जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो तो उसके कंसंट्रेशन को ही हम लोग कहेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच ए सॉल्यूशन, सच ए सॉल्यूशन कहने का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले फेज में आ चुका है। ओके, वैसे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसे हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले आपने पढ़ा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, देखिए डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे जब हम लोग ग्लूकोज या फिर शुगर ऐड करते हैं वाटर में, तो आप देखते हैं सॉल्यूशन जो बनता है वो ठंडा हो जाया करता है। तो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? क्लियर, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब किया है। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ओके, सपोज आप शुगर और वाटर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए और इसमें जो है और अधिक शुगर ऐड नहीं किया जा सकता है। यदि आप इस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो। लाइम वाटर आप लोग जानते हैं, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। ओके, मतलब यदि लाइम वाटर यदि क्विक लाइम और वाटर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा यदि हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करें। इसलिए जनरली सफ़ेदी के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए जब लाइम वाटर बनाया जाता है, चूना को जब वाटर में घोला जाता है तो उसे जो है रात के समय जो है डिजॉल्व करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर जो है वो कम रहता है तो वो इजीली जो है डिजॉल्व हो जाया करता है। और ये जो दोनों प्रोसेस है, क्या मैंने बताया कि यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, और यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए। ऐसे तो ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी है, हाँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। तो देखिए, चूंकि लिक्विड और सॉलिड दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इस कारण से सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। देखिए, बहुत सारे गैस जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है वहीं HCl गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और गैसेज की सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करते हैं। यदि प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ये सपोज ये लिक्विड है और ये ब्लू कलर से जो दिखाया जा रहा है ये गैसियस फेज है। एक गैस को जो है डिसॉल्व करना है लिक्विड में, तो इस गैस का कंसंट्रेशन, लिक्विड के ऊपर गैस का कंसंट्रेशन आप कैसे इंक्रीज करेंगे? इसके लिए आपको इसका प्रेशर इंक्रीज करना होगा। ओके, तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। प्रोसेस सेम वही होता है जैसा कि सॉलिड में मैंने बताया, डिसोल्यूशन और
सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, और वापस से सॉल्यूट जो है गैसियस फेज में यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो सेम उसी तरह का प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी, और यहाँ भी इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन जो है इन्वॉल्व होता है। अब इसके ऊपर सबसे पहले स्टडी किया था हेनरी ने, और उन्होंने एक लॉ दिया था। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। तो लिक्विड के ऊपर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा उस गैस का सॉल्युबिलिटी। पार्शियल प्रेशर का मतलब आप समझते हैं, सपोज ये गैस जो है ये जो एयर है ये 2-3 गैसेस का मिक्सचर है, या फिर ये मान लीजिए कि इसमें एक ही गैस है और ये सॉल्वेंट जो है लिक्विड है, इसके कुछ वेपर फेज भी हैं। तो इस फेज में, गैसियस फेज में जो सॉल्यूट है उसका भी प्रेशर होगा और वेपर का भी प्रेशर होगा। तो अकेला गैस का जो सॉल्यूट का प्रेशर है उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ओके, और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? गैस के पार्शियल प्रेशर का। सेम यही बात कंक्लूड किया था डाल्टन ने भी, जो कि हेनरी के समय के ही थे, और हेनरी और डाल्टन एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, और उन्होंने भी यही कंक्लूजन ड्रॉ किया था। क्या? solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas। ओके, अब इसे हम लोग दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यदि सॉल्युबिलिटी के मेजरमेंट के लिए कंसंट्रेशन को आधार बनाया जाए तो कंसंट्रेशन का मेजरमेंट हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ कंसंट्रेशन के मेजरमेंट के लिए मोल फ्रैक्शन को बेस बनाते हैं। ओके, तो यदि हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब सॉल्युबिलिटी के जगह यहाँ पे प्लेस कर देना होगा मोल फ्रैक्शन। ओके, सॉल्युबिलिटी के जगह पे क्या पुट करना होगा? मोल फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। हालांकि इस फॉर्म में हेनरीज लॉ को यूज नहीं किया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो हेनरी लॉ का फॉर्म यूज होता है वो जस्ट इसका उल्टा है। अब जरा सोचिए, अभी जो लॉ स्टेट किया गया वो ये है, सॉल्युबिलिटी जिसे मैं मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो इसका उल्टा भी सही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, राइट। बस इसी फॉर्म का जो है कॉमनली यूज किया जाता है। The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। vapor phase कहने का मतलब मेरा ये है, लिक्विड के ऊपर जो गैस इकट्ठा है ना, इसे हम लोग बोल रहे हैं वेपर फेज। क्यों सर इसे वेपर फेज क्यों कह रहे हैं? तो देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होने के बाद वो लिक्विड फेज में आ जाता है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। समझ सकते हैं इस प्रोसेस को? बिल्कुल, गैस जब लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है तो वो खुद जो है लिक्विड फेज में आ जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहा जाएगा कंडेंसेशन। तो ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट, एक सबस्टांस मिक्स हुआ जो कि यहाँ पर लिक्विड फेज में है, लेकिन इसके ऊपर गैसियस फेज में है। इस गैसियस फेज को ही हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, तो ये लिक्विड वापस यदि गैसियस फेज में जा रहा है तो हम क्या कहें कि लिक्विड जो है वेपोराइज होकर यहाँ पहुँच रहा है, इसलिए इसे जो है वेपर फेज कहा जा रहा है। ओके, चलिए, हेनरी लॉ in its most commonly used form, the partial pressure of the gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution।
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X यानी मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है KH, जिसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, और ये देखा गया है कि डिफरेंट गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पर different gases have different KH values at the same temperature। मतलब एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग गैस के लिए उनका KH का वैल्यू यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट है। ये आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 293 केल्विन पर इसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू है 76.48 केल्विन बार, और वही नाइट्रोजन गैस का 303 केल्विन पर है 88.84 केल्विन, सॉरी किलो बार, केल्विन बार नहीं है, ये किलो बार है। ओके, उसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का KH वैल्यू 293 केल्विन पे यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 34.86 किलो बार है, और 303 केल्विन पे ये है 46.82। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि KH जो है यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, ये किसका फंक्शन है? ये जो है नेचर ऑफ गैस का फंक्शन है। ओके, अब इस इक्वेशन पे ज़रा वापस आइए। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ से KH को आप LHS में लाइए, राइट। अब देखिए तो x इज इक्वल टू मिला P अपॉन KH। x क्या है? मोल फ्रैक्शन, जिसे आप कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे? KH पे, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट पे, राइट। तो यदि हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा एक दिए गए प्रेशर पे, यदि प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया जाए, ओके, तो यदि हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, अब एक फैक्ट है, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों गैसेस के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों गैसेज के लिए टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे KH वैल्यू भी इंक्रीज करता है। आप देखिए नाइट्रोजन का 293 केल्विन पर KH वैल्यू और फिर 303 केल्विन पर KH वैल्यू। आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KH वैल्यू भी इंक्रीज कर गया, और यदि KH वैल्यू इंक्रीज कर गया तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए, राइट। ऑक्सीजन के लिए भी यही केस है। ओके, तो अब जरा सोचिए तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या बेटर होगा, वार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर? क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जानते हैं, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप वगैरह, सोडा वाटर। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा वाटर में हाई प्रेशर पर भरा जाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ओके, स्क्यूबा डाइवर्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए समुद्र में गहराई में जाने पर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे
ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेज का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। और फिर जब वहाँ से वापस आते हैं सरफेस की ओर, जो वाटर सरफेस है, वहाँ जब हम लोग वापस आते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, और इस तरीके से ब्लड में जो डिसॉल्व गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट ब्लड में जो है नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने लगते हैं, और ये बबल्स जो हैं कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। इससे जो है एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होता है जिसे हम लोग बेंड्स कहते हैं, और ये लाइफ के लिए डेंजरस होता है। इसलिए जो है, क्योंकि बबल्स जो है नाइट्रोजन गैस का बनता है, तो नाइट्रोजन गैस के कंसंट्रेशन को कम करने का कोशिश किया जाता है। तो स्क्यूबा डाइवर्स जो अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन कम किया जाता है। आप लोग जानते हैं एयर में नाइट्रोजन गैस शायद 71 या 78% है, लेकिन जो सिलेंडर वो लोग लेकर जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाइल्यूट किया हुआ होता है, वो 56.2% होता है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज किया जाता है। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने वाले लोगों की, जो पहाड़ों पर रहते हैं या फिर जो क्लाइंबर्स हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस कारण से ऑक्सीजन की सोलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और इस कारण से ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वहाँ रहने वाले लोग या जो क्लाइंबर्स हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, वो जो है कमजोरी फील करते हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है उनकी कम हो जाती है। इस फेज को हम लोग कहते हैं अनॉक्सिया। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हम लोग बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने बात किया क्या, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस इन ए लिक्विड, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। मैंने क्या बताया आपको, गैस जब डिसॉल्व होता है किसी लिक्विड में तो लिक्विड फेज में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, राइट। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक, क्लियर है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज करना चाहिए, ओके। तो एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है, ओके। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑन सोल्युबिलिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।